गांव में सर्दियों का मौसम आ चुका था। सुबह का समय था और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि जैसे हवा भी बर्फ बनकर उड़ रही हो। सर्दी ने गांव को पूरी तरह अपनी चादर में लपेट लिया था। गांव के रास्ते बिल्कुल सुनसान हो गए थे। हर किसी ने गर्म कपड़े पहन रखे थे और हर कोई अपने घर में ही आराम करना चाहता था। बाहर निकलना तो हर किसी के लिए मुश्किल हो गया था। पर बिरजू के लिए, जो अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था, ये सर्दी उसकी जिंदगी में किसी तूफान से कम नहीं थी। गांव के बीचों बीच बिरजू की एक छोटी सी चाय की दुकान होती थी। बिरजू ने कभी भी अपनी जिंदगी में आराम महसूस ही नहीं करा। ज्यादातर उसका काम सुबह और शाम को चलता था। गर्मियों में तो लोग फिर भी बिरजू की हाथ की चाय पीने आ जाया करते थे, पर इस कड़क सर्दी के कारण लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, जिससे बिरजू के पास सिर्फ 3-4 लोग ही चाय पीने के लिए आते थे। सुबह सुबह सारा गांव कोहरे में छुप जाता था और बिरजू के हाथ ठंड में इतने ज्यादा कांपते थे कि वो बेचारा इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। ठंड की वजह से बिरजू का ये व्यापार बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था। बिरजू की पत्नी कमला अब हर दिन बहुत परेशान रहती थी। आग सेकने के लिए कमला ने पिछली बार जो लकड़ियां बचा रखी थी वो भी अब खत्म होने वाली थी। घर के टूटे हुए कोनों से धीमी धीमी हवा बहती थी, जिससे कमला और उसकी बेटी को बहुत ठंड लगती थी। घर का राशन भी लगभग खत्म ही हो गया था। कमला की आंखों में अब डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगर अब पैसे नहीं मिले तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। जरा सुनिए, लकड़ियां अब घर में बिल्कुल भी नहीं बची हैं। बहुत ज्यादा ही ठंड लगती है। ना तो घर में अब राशन बचा है और ना ही मेरी चिंकी के लिए कोई कपड़े। उसके तो सारे ही कपड़े फटे हुए हैं। आप इस बारे में कुछ देखिए ना। क्या ही देख सकता हूँ मैं कमला। मेरे को तो सिर्फ हमारे बुरे दिन ही दिखाई दे रहे हैं। इस ठंड की वजह से लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। मुझे तो लगा था कि सर्दी में हमारा काम सबसे ज़्यादा चलेगा, क्योंकि सर्दी से बचने के लिए लोग चाय ही तो पीते हैं। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तुम कपड़े और लकड़ी की बात कर रही हो, मैं तुम्हें खाने के लिए भी पैसे दे दूँ ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये सुनते ही बेचारी कमला का चेहरा तो उतर ही गया। वो बिल्कुल मायूस हो गई। बिरजू कमला की आंखों में चिंता साफ साफ देख सकता था। वो उसको भी अपने दुख में शामिल नहीं करना चाहता था। अरे पर तुम चिंता मत करना, मैं किसी तरह तुम्हें पैसे दे दूंगा। कैसे दूंगा वो नहीं पता, पर हाँ, हम सब भूखे पेट नहीं सोएंगे। अगली सुबह बिरजू अपनी चाय की दुकान पर गया। इस बार उसने ठान ली थी कि अगर उसको पैसे कमाने हैं तो उसको अपनी सबसे लाजवाब चाय बनानी पड़ेगी, जिसकी खुशबू से लोग खींचे चले आए। इस कोहरे की ठंड में जहाँ उसके हाथ इतने कांप रहे थे, फिर भी उसने अपनी सबसे बेहतरीन चाय बनाई और गांव के लोगों के आने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बिरजू की चाय पीने के लिए आए भी, पर सिर्फ कुछ लोगों से बिरजू के हाथ क्या ही लगता। दिन रात मेहनत करते हुए भी बिरजू अच्छे पैसे नहीं कमा सका। हे ऊपर वाले, तुमने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा, जो अपने परिवार को सुखी भी नहीं रख सकता? मेरे लिए ना सही, मेरे परिवार के लिए ही मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। बिरजू का दिल बुरी तरह से टूट गया था। अब उसको डर सताने लगा कि भला वो अब इतनी कड़क सर्दी अपने परिवार के साथ कैसे काटेगा। तभी कमला अपनी बेटी चिंकी के साथ बिरजू के लिए खाना लेकर आ गई। कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। आपके हाथ कितनी बुरी तरह से काँप रहे हैं। क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आया? बिरजू खामोश ही रहा। उसके पास कमला से कुछ कहने के लिए था ही नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, देखिए आज मैं आपके खाने के लिए गुड़ और रोटी लाई हूँ। चलिए चिंकी के साथ फटाफट खा लीजिए। रहने दो कमला, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम और चिंकी खा लो। ठीक है, मतलब आपने फैसला कर लिया है कि आपको खाना नहीं खाना है, फिर बीमार पड़ जाना है ताकि पैसे ही ना कमा सको। चलिए ना बाबा, साथ में खाते हैं ना, चलिए। अच्छा बाबा, मैं भी खा रहा हूँ तुम्हारे साथ। बिरजू के मन में अब बस यही चल रहा था कि भले ही उसको कोई भी काम करना पड़े, वो उस काम को भी करेगा, लेकिन अपने परिवार के लिए उसको पैसे कमाने ही होंगे। अगले दिन जब बिरजू ने
अपनी दुकान खोली ही थी, तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया जो कि एक बहुत बूढ़ा आदमी था। अरे बिरजू, जरा एक कप चाय मिलेगी? हाँ काका, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको चाय बनाकर दे रहा हूँ। बहुत अच्छी चाय थी बिरजू, सारे मसाले, स्वाद सब एक बराबर। तुम सच में बहुत अच्छी चाय बनाते हो। पर हाँ, ये सर्दी तुमसे तुम्हारे ग्राहक जरूर छीन रही है। मैं काफी वक्त से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितनी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, पर लोग यहाँ आकर तुम्हारी चाय ही नहीं पी रहे। तुम्हें तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो तुम पर ही मुसीबत आ गिरेगी। काका, मैं तो भला क्या ही कर सकता हूँ। मेरे पास तो ऐसा स्टोव तक नहीं है जो मेरी चाय को थोड़े और समय तक गर्म रख सके। इस गरीब के हाथ अब बिल्कुल खाली हो चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है। अगर हमारा मन शांत हो ना, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, उस मुसीबत का हल भी हमें मिल जाता है। अब तुम्हें तुम्हारी कमाई के लिए ग्राहक चाहिए। जब तुम्हारे दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ही अपने ग्राहक के पास चले जाना चाहिए? क्या काका, मैं कुछ नहीं समझा। अगर तुम अपनी चाय दूसरों के घरों में जाकर बेचोगे, तो मेरा विश्वास है वो लोग तुमसे तुम्हारी चाय जरूर लेंगे। आजकल के लोग बहुत आलसी हो गए हैं, उन्हें तो हर चीज घर में बैठे बैठे चाहिए होती है। और ठंड से बचने के लिए मुझे विश्वास है तुम्हारी ही चाय उनको राहत देगी। पर काका, मैंने तो किसी को ऐसे चाय लेकर किसी के घर जाते हुए नहीं देखा। अरे तभी तो ये तरकीब तुम्हारे काम आएगी। हर कोई तुमसे ही चाय पिएगा। हाँ काका, अब आपकी बात सही लगती है, पर अभी फिलहाल तो मेरे पास दूध भी नहीं है। कुछ ही दिनों में कुछ इंतजाम करके ही ये तरकीब अपनाऊंगा। अरे बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, मेरे पास एक गाय है। एक काम कर, तू उसका दूध निकाल के अपनी चाय बना लियो। अरे नहीं नहीं काका, गरीब जरूर हूँ, पर मुफ्त की एक चीज भी नहीं लेता। तो मैं तुझ पे कौन सा बोझ डाल रहा हूँ? तू दूध ले जा, जब तेरी सारी मुसीबतों का हल मिल जाए तब मुझे पैसे दे दियो। आपकी इस सलाह से तो मेरे सारे काम बन जाएंगे काका। पर काका, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं, तो फिर भी आपने मेरी इतनी मदद करी, क्यों? मेरे साथ अब कोई नहीं रहता, मैं अकेला ही रहता हूँ। यूं मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, बस समय बांटने के लिए ही कोई नहीं है। मेरे सहारे किसी की दिक्कत दूर हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और भला क्या होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। इस वक्त आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं। अगले दिन बिरजू उस गाय से दूध निकालने लगा और अपनी स्पेशल कड़क चाय बनाकर गलियों में घूमने लगा। कड़क चाय, ठंड को मिटाने वाली चाय, ले लो ले लो। कड़क चाय, ठंड को मिटाने वाली चाय। बिरजू की आवाज सुनते ही औरतें भी अपने घर से बाहर आकर देखने लगी। अरे भैया, आप क्या चाय बेच रहे हो? हाँ बहन जी, लौंग अदरक इलायची की एकदम कड़क चाय बनाई है। हाँ, ये तो खुशबू से ही पता चल रहा है। मुझे भी आप एक कप दे दीजिए। आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ काम करके। मुझसे खुद तो चाय बनेगी नहीं, आपकी ही पी लेती हूँ। ये सब देखकर बिरजू के मुंह पे तो एकदम खुशी ही आ गई थी। काका ने बिल्कुल सही कहा था, मेरा तो व्यापार इसी तरह बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह बिरजू गली गली में जाकर अपनी चाय बेच रहा था। इस ठंड के मौसम में घर पर बैठे बैठे उनको बिरजू के हाथ की चाय मिल रही थी, जिससे कि लोग बहुत खुश हो रहे थे। शाम हो गई और बिरजू थक हार कर घर पहुंचा। उसके मुंह पे खुशी भी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था। आइए, आप आराम से बैठ जाइए। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। आज अच्छी कमाई हुई है क्या? हाँ कमला, जैसी मैंने शुरुआत सोची थी, कम से कम उतनी तो हुई ही है। उन काका की सलाह की वजह से मेरे तो बंद दरवाजे ही खुल गए। भले ही मुझे दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता है, पर कम से कम इससे कमाई भी हो जाए तो भी कोई नहीं। क्या आप क्या दूसरी जगह जाकर चाय बेच रहे हो? हाँ कमला, अब दूसरा ही मेरे पास नहीं आ रहा,
तो सोचा मैं ही अपने ग्राहक के पास चले जाऊं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा। उससे तुम अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें और चिंकी के लिए अच्छे कपड़े खरीद लेना। ऐसे ही हर दिन बिरजू गलियों में जाकर अपनी चाय बेचने लगा। अब तो उसके बहुत सारे ग्राहक हो गए थे। बिरजू व्यापारी की दुकान पर भी अपनी चाय बेचने के लिए गया। सभी दुकानदारों का सहारा अब बिरजू की चाय बन गई थी। बिरजू के हाथ की चाय पीकर वो अपनी ठंड और थकान को मिटा देते थे। बिना हार माने और इतनी कड़क मेहनत करने के बाद बिरजू ने अपने परिवार के लिए इस ठंड में आरामदायक माहौल बनाया।